आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का 10th क्लास के लिए मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूरे 100 पूछे जाते हैं, परंतु हमें 85 को सोल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। तो एक अक्ष पर देखिए कितना बिंदु होता है, कौन कौन से बिंदु होते हैं। तो एक अक्ष पर के बिंदुओं का निर्देशांक होता है x, 0। तो अब बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग भुज बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को कोटि। तो x अक्ष पर के बिंदुओं का जो कोटि होता है हमेशा 0 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 0, 1/4, 1/2, 3/4 का सारबंतर निकालना है। तो सारबंतर T2 माइनस T1। तो 1/4 में से 0 घटाइए तो 1/4, या 1/2 में से घटाइए 1/4, यानी T3 माइनस T2 करके भी निकाल सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया हुआ है 6n-8, तो इसका निकालना है प्रथम पद। तो बताइए प्रथम पद ये क्या दिया हुआ आपका, Tn। तो बताइए प्रथम पद कब बनेगा, ये बस n की जगह 1 रख देना है। तो 6 × 1 6, और 6 में से 8 घटा दीजिए तो -2 सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु 0, -6 एंड -8, 0, इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताने हैं। तो बस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ दीजिए, यानी 0 + -8, तो कितना है -8, और उसको 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, यानी -4। नेक्स्ट देखिए, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों को y कोऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो -6 + 0 -6, और 2 से भाग दीजिए -3, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि PQR ट्रायंगल PQR के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो इसका केंद्रक होगा। तो केंद्रक क्या होता है इसका केंद्रक होता है, x कोऑर्डिनेट को आप जोड़ दीजिए x1 + x2 + x3 और y3, y1 + y2 + y3, y3, ये होता है इसका केंद्रक। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बिंदुएं 3, 4, 2, k, 4, -2 संरेख हैं तो हमें k का मान बताने हैं। तो ये क्या है, संरेख। संरेख कहने का अर्थ है एक ही रेखा पर है। तो इससे जो बनेंगे ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग एरिया निकालने का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 × x3 y1 - y2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इससे जो एरिया बनेंगे यानी ट्रायंगल बनेंगे उसका एरिया क्या हो जाएगा 0, और ये इस तरफ आ करके कितना हो जाएगा 0। तो हमें x का मान रखना है, यानी x1 का। तो x1 क्या हुआ आपका, x1 ये हुआ x1 y1, ये आपका क्या हुआ x2, y2, ये आपका क्या हुआ x3, y3 हो जाएगा। तो x1 का मान 3 रख दिया। उसके बाद y2 - y3, y2 k - y3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी k + 2। उसके बाद हमें x2 का मान रखने हैं, यानी 2 y3 - y1, y3 - 2 -y1 -4 प्लस x3 आपका है 4। उसके बाद माइनस, यानी y1 का वैल्यू कितना है जी 4, -4 y2 कितना है k बराबर 0। देखिए अब तो 3 से गुना कीजिए दोनों में, 3k + 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए यहाँ -2 और -4 मिल करके -6, और 2 से गुना करेंगे तो
-12। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस 4 से गुना कीजिए दोनों में, ब्रैकेट तोड़िए तो 4 चौके 16 -4 के बराबर 0। अब यहाँ देखिए 3 और -4 के, यानी ये दोनों एक जाति का है तो जुटे घटेंगे बढ़ेंगे। तो 3 में से 4 घटा दीजिए तो -के बचेगा। और यहाँ अंक वाले में देखो जुटेगा घटेगा बढ़ेगा 6 और 16 22 हो जाएंगे। 22 में से घटा दीजिए 12 तो कितना बच जाएगा भाई, बच जाएगा आपका 10 बराबर 0। अब बताइए के को इस तरफ कर लीजिए, 10 बराबर क्या हो जाएगा प्लस में के, या आप कह सकते हैं के बराबर 10। तो के का वैल्यू कितना आ गया 10, डी आपका सही है। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,3 0,0 और 4,0 है तो इसका परिमाप क्या होगा, ये हमें बताने हैं। तो बताइए एक त्रिभुज का शीर्ष कितना है देख लीजिए ज़रा, 0,3 है जी, और ये 0,0 मान लेते हैं, और ये 4,0। अब बताइए परिमाप निकालने के लिए हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सबसे पहले हमें भुजा पता करना होगा, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बताइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, बस एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स कोऑर्डिनेट कटा दीजिए, यानी 0 में से 0 गया 0, उसका स्क्वायर 0 प्लस कितना 3 में घटाइए 0 3 और 3 का स्क्वायर 9, और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए तो कितना हुआ डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से। तो 9 का वर्गमूल 3 आ गया ये साइड, इस साइड को निकाल लीजिए तो 0 में 4 घटाइए तो 4 -4, इसका स्क्वायर करेंगे 16 यानी 16। उसके बाद बाई कोऑर्डिनेट में बाई कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए, x1 - x2 कीजिए या x2 - x1, भाई स्क्वायर होकर के तो प्लस में ही आना है। तो 0 में 0 घटा दिया तो कितना हो जाएगा 0, उसका स्क्वायर 0 लिख देता हूँ चलिए। तो ये कितना हो जाएगा साइड 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, यहाँ घटा लीजिए x1, यानी 0 में से 4 घटा लो तो -4, इसका भी स्क्वायर 16। उसके बाद 3 में 0 घटाइए तो 3 ही, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। तो ये साइड भी कितना आ गया 5। तो आप क्या देख रहे हैं परिमाप क्या हो जाएगा इन साइडों का योग, यानी 3 + 4 यानी 7 5 12, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, और ट्रायंगल के यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है, त्रिभुज ये आपका हुआ ABC। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC दिया हुआ है भाई। उसके बाद B, कोण B दिया हुआ है 70 डिग्री। अब निकालना है कोने, यानी ये निकालना है, ये बताने। तो बताइए आप पढ़े होंगे एक कि त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण भी क्या होते हैं समान होते हैं। तो ये भुजा क्या है समान है, तो इसके सामने का कोण जो होता है वो समान होता है। तो इसके सामने का 70, तो इसके सामने का भी 70 डिग्री। तो 70 70 140, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 40 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 180, यानी ये कोण कितना होगा 40 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं जरा, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 1 2 3 ... अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 हो गया, करेक्ट आंसर, सही उत्तर आपका ए है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या है परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो इसका वर्गमूल 6 लिखा जा सकता है P/Q के रूप में, 6 को तो लिख ही सकते हैं P/Q के रूप में 6/1। नेक्स्ट है √7, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्यों, क्योंकि आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं √7/1 से भाग करेंगे कोई अंतर नहीं, तो भाई भाग तो कर दिए
लेकिन कंडीशन है, शर्त है कि P अब बटा Q, ये जो देख रहे हैं आप PQ पूर्णांक होनी चाहिए। तो क्या ये पूर्णांक है √7? नहीं, 7 है पूर्णांक। तो ये क्या हो सकता है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ये क्या है, अपरमेय है, ये भी अपरमेय है P/Q, जहाँ Q जो है पूर्णांक नहीं है। ये भी क्या है, आपका पूर्णांक नहीं है P/Q। Q तो है यहाँ पूर्णांक, लेकिन P नहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ, परमेय संख्या ये है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय की बात क्या है, तो यहाँ देखिए 2.3 पर क्या है, रेकरिंग। तो इसे तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा भी जाता है। और बताइए, इसे लिखा जा सकता है? नहीं। हाँ, इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई ये 10 है, तो ये परिमेय है। ये आपका क्या है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। 27 को लिख सकते हैं 9 × 3। और बताइए 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 जो रहेगा रूट ही में रहेगा, 3√3 और यहाँ 3। तो इसे तो परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, ये क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय यही है जी। और इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय, क्योंकि 2 गुणे 2, इसका वर्गमूल 2, उसके बाद 4 का यानी 16 का वर्गमूल 4। तो ये क्या हो गया आपका परिमेय। तो अपरिमेय ये हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि A और B दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, उसका मसा बताइए क्या होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से न कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 5, एक और अपने आप के अलावा किसी से और नहीं कट रहे हैं, ये अभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्या है, जैसे देखिए मान लीजिए एक 5 ले लिया, एक 7 ले लीजिए। तो ये दोनों का जो मसा होता है कितना होता है, 1 होता है। तो मसा मतलब कॉमन समझिए। तो बताइए ये दोनों में कितना कॉमन होगा, एक के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही जो है आपका क्या हुआ, मस है। तो अभाज्य संख्याएं का मसा जो होती है क्या होती है, 1 ऑलवेज। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट देखते हैं, 36 और 54 का मसा पूछा है। तो 36 और 54 का मसा मतलब कॉमन। तो बताइए ये दोनों कॉमन क्या हो रहा है, 18। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, √18 √18 का परमेयीकरण गुणांक। अब परमेयीकरण गुणांक क्या होता है, यानी परमेय करने के लिए कितना से गुना इसको करना पड़ेगा, ये तो है अपरिमेय। तो परमेयीकरण गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √18 को क्या लिख दीजिए, 9 × 2, यानी 2 रहता इसमें तो कितना हो जाता, ये परमेय हो जाता। क्यों, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो कितना 6 आ जाता, ये हो जाता परमेय। तो परमेय बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा। अब कहेंगे 2 से, तो नहीं, 2 से नहीं, √2 से करेंगे तब ना इसमें रूट में दोनों मिलेगा। तो फार्मूला तैयार हुआ आपका इस आधार पर, √a × √b बराबर √ab। तब गुना होगा इसमें, तो कितना घट रहा है इसमें, √2। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो वह धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो बताइए 2p - 1 के रूप का होगा धनात्मक सम पूर्णांक, या 2p या p या 2p + 1 के रूप का होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें p का मान रख देना है, धनात्मक पूर्णांक कोई भी। तो हम p की जगह 1 रखते हैं। तो 2 × 1 कितना होगा, 2 - 1 हो जाएगा, जो क्या है धनात्मक मतलब विषम पूर्णांक है, सम पूर्णांक नहीं है। इसी तरह से इसको चेक कीजिए, p की जगह कुछ भी रखिए, 2 × 3 रख देते हैं तो ये धनात्मक सम पूर्णांक आ जाता है। 4 रखिए तो 2 × 4 = 8 धनात्मक सम पूर्णांक। तो यही आंसर आपका सही है भाई साहब। p की जगह आप रखते हैं 3, तो ये 3 ही रह जाएगा जो धनात्मक सम पूर्णांक नहीं है। 10 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी। तो कन्फर्म तो हो सकता है यही। उसके बाद देखिए इसको चेक कर लीजिए, 2p यानी 2 × 3 कर देते हैं, p की जगह कोई भी पूर्णांक रखिए धनात्मक, लेकिन तो 6 + 1 7 हो जाएगा। 4 रखिए तो 2 × 4 = 8 + 1 9 हो जाएगा जी। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन होता है, 2p। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है,
तो इसके लिए हमें हर का रूप देखना होगा। हर जो नीचे वाला लिखा होता है वो होना चाहिए 2 पर पावर n या 5 पर पावर n या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। इस रूप का यदि हर है किसी भिन्न का तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। इसके अलावा कुछ और है तो हो जाएगा अशांत। तो देखिए यहाँ हर देखिए कितना है 18। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 आ गया इसमें, 3 तो आना ही चाहिए 2 और 5 के अलावा। चलिए तो ये इसका क्या हो जाएगा दशमलव शांत। इसका देखिए शांत किसका है, ये इसका शांत है। देखिए 2 और 5 ही है इसमें, क्योंकि हम लिख सकते हैं 8 5 40 यानी 2 पर पावर 3 गुने 5। तो बताइए 2 पर पावर m की जगह 3 है इसमें और 5 पर पावर n के रूप का है ना ये, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। आप भाग लगा करके चेक कर सकते हैं। हाँ इसी के साथ रहता मान लीजिए 3 गुने 1 दीजिए आप पावर 2 दीजिए तो ये हो जाता अशांत। तो केवल इतना ही होना चाहिए 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5। आगे है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास होगा। तो क्या होगा देखिए दिया हुआ है वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों समान है बराबर है तो कट जाएगा। देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल तो r बराबर 2 आ गया। रेडियस 2 यूनिट आया यानी 2 इकाई। अब पूछ रहा है यहाँ व्यास, वृत्त का व्यास क्या होगा, तो दुगना कीजिए 2r, यही तो होती है वृत्त का व्यास डायमीटर। चलिए तो 2r तो कितना हो जाएगा आपका 4 यूनिट यानी 4 इकाई। आगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब। r का वैल्यू दिया हुआ है 6, क्यूब यानी 3 टाइम्स इसको गुना करना है 3 बार। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 छक 72, 72 चौ 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूब सेंटीमीटर, यही होगा आपका आंसर, आयतन है। नेक्स्ट देखते हैं यदि एक वृत्त की परिधि कितना है भाई 20 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा 20 पाई सेमी 2 पाई r परिधि होती है, ये दिया हुआ है 20 पाई। चलिए तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 10 से कटेगा, ये r बराबर हो गया 10 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू 10 स्क्वायर तो कितना हुआ है 100 पाई, 100 और पाई 100 पाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 सेमी 6 और 4 है तो इसके विकर्ण की लंबाई हमें बताना होगा। तो क्या होता है विकर्ण की लंबाई l स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर अंडर रूट कितना होता है l का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर तो 36, उसके बाद ऊंचाई का स्क्वायर 16। तो 64 36 100 आए 16 116, 29 16 से लिख देते हैं 116, 29 16 से तो 4 का वर्गमूल 2 29 रूट ही में रहेगा। ये हुआ आपका 2 रूट 29, तो ये आपका आंसर है बी करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की पर्यायता हम जान लेते हैं, किसी इवेंट की पर्यायता जो होती है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, यही होती है पर्यायता का मान 0 और 1 के बीच और दोनों के बराबर। चलिए तो इसको चेक करते हैं 20% को आप क्या लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 100, 110 कैंसिल 0.2। ये देखिए क्या है 2 दूनी 4 यानी 1/2 यानी 0.5। ये आप क्या देख रहे हैं 0.1 दशमलव एक अंक के बाद, ये कितना है 2.5 यानी 2.5। तो ये जो पर्यायता है 2.5 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकती, तो ये आपका आंसर क्या है सही है। यानी कौन नई पर्यायता हो सकती, तो ये नहीं हो सकती भाई, बाकी सब हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं असंभव घटना की पर्यायता होती है। तो असंभव घटना की पर्यायता होती है 0। अब असंभव घटना क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप एक लूडो का छक्का फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है
1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं। अब हम आपसे पूछें कि 7 आने की घटना की पर्याप्तता बताइए, तो ये क्या है, असंभव घटना है, यानी उसकी संख्या होगी 0 और बाकी टोटल तो पॉसिबिलिटी है ही 6, तो ये असंभव घटना की पर्याप्तता क्या हो जाएगी, 0। असंभव घटना की पर्याप्तता 0। निश्चित घटना की पर्याप्तता होती है, तो निश्चित घटना की पर्याप्तता क्या होगी, जैसे मान लीजिए निश्चित घटना को पहले समझ लेते हैं। यदि लूडो का छक्का आप फेंके तो उस पर लिखा होता है 1 से लेकर के 6 तक, तो उसमें कहें कि कोई एक संख्या आने की पर्याप्तता, तो ये क्या है, हर बार में कोई न कोई संख्या तो आएगी ही, तो ये आपका हुआ निश्चित घटना। तो उसमें कुल संभव परिणाम कितना हुए, 6, और घटने वाले का भी 6 ही है संख्या, तो क्या होगा, भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो निश्चित घटना की पर्याप्तता होती है 1। आगे देखते हैं, आगे आपका है यदि ई घटना की पर्याप्तता है, इसे इवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना ई की पर्याप्तता है पी, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ये जो होती है पी यानी किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी, ये होती है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, तो आपका आंसर ये है, करेक्ट कथन है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, एक पासे को फेंका गया, एक सम संख्या आने की पर्याप्तता क्या होगी, तो कितने हैं उसमें सम संख्या, तो 2 हैं, 4 हैं और 6, यानी टोटल 3 हैं, और कुल संभव परिणाम कितने घट सकते हैं, 6, 1 से 6 तक आ सकता है कोई भी, तो भाग कीजिए उतना से, तो कितना हो जाएगा 1/2, यही आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, अच्छी तरह फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है, यानी बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का गुलाम होने की पर्याप्तता क्या है। काले रंग का गुलाम कहें तो 2 हो जाएगा, एक चीनी वाला गुलाम काले रंग का ही तो होता है, चीनी वाला, और एक काला पान वाला गुलाम, चीनी वाला बना देना जरा, लीजिए, चीनी वाला ये गुलाम हुआ और काला पान वाला ये हुआ काला पान, तो 2 गुलाम हो गए काले रंग की बोले तो 2 ऊपर देना है, नीचे में टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं, तो 52, पत्ते में क्या होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं जी, तो काट दीजिए इसको 1/26, ये होगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट है, किसी पी और क्यू पूर्णांक का एलसीएम और उसको गुना करें उसके एचसीएफ से, तो ये किसके बराबर होता है, उन 2 पूर्णांकों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या होती है, भिन्न संख्या तो नहीं होती है, ऋण पूर्णांक भी नहीं होता, पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर के 1 2 3 ये डॉट डॉट, तो यही होती है किसी बहुपद की घात पूर्ण संख्या। आगे देखते हैं, बहुपद ax² + bx + c, जहाँ a 0 नहीं होनी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा तो ये द्विभाजक होगा ही नहीं, इसलिए कंडीशन है भाई। तो इसका आलेख होता है, क्या होता है लेख, खींचे हैं ना, तो ये होता है परवलय, इस तरह का होता है ग्राफ इसका। चलिए आगे देखते हैं, लीनियर इक्वेशन है, ax + b का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है जी, तो स्ट्रेट लाइन ये है आपका सरल रेखा, सीधी रेखा। चलिए आगे बात करते हैं, युग्म समीकरण कितना भाई, 3x + 8 = 5 एंड 6x + 16 = 10 का हल है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे 3y कितना 6, यानी a1 बटा a2 चेक कीजिए, उसके बाद b1 बटा b2 चेक कीजिए, उसके बाद c1 बटा c2 चेक कीजिए, देखिए कितना दोनों में क्या रिलेशन तीनों में हो रहा है, तो ये 1/, क्या है 2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर है तो कंडीशन क्या है, अनगिनत हल का। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे है आपका
निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो कौन प्रवृत्ति की माप नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति? तो मानक विचलन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 12, 16, 13, 12, 16, 15, 12, 16 इतना का बहुलक हमें बताना है। बहुलक मतलब बहुत बार लौकने वाला, ये होता है बहुलक। तो सबसे ज़्यादा कौन लौक रहा है? देखिए जरा कौन डाटा आ रहा है, डेटा आ रहा है 12 जी, 1 2 3 4 बार आ रहा है, ये होगा आपका ऑप्शन सी। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, टोटल जोड़ेंगे आप तो कितना पाएंगे? और टोटल संख्या से भाग दे देते हैं, 1 2 3 5 है, 5 से भाग दीजिए तो 7 3 10, 10 में 5 से भाग दो, 2 हो जाएगा भाई, ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट है परीक्षण 5 1 14 12 18 21 और 17 का माध्यक बताना है। माध्यक मतलब जो बीच में आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले मध्य में निकालने के लिए बस असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए या डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग में सजाते हैं यानी बढ़ते क्रम में, 1 5, उसके बाद आपका हो जाएगा 14 नहीं 12 14, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 21। तो बताइए मध्य में कौन सा है डाटा? डेटा जो है आपका 14, तो 14 हो जाएगा आंसर। यदि दो डेटा आता, मान लीजिए 14 और 17 भी आ जाए, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे करके निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है माध्यक का 3 गुना यानी 3 माध्यक, 3 माध्यक और माध्य का 2 गुना 2 माध्य। उसके बाद इसका जो अंतर होता है किसके बराबर होता है? बहुलक के बराबर होता है। ये फार्मूला ही है जी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अब पूछ रहा है आगे सवाल 38 नंबर, बाह्य रूप से यानी बाहर से, ठीक है, स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के हुबेनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो 2 वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, देखिए बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं और ये अंतः रूप से स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को यहाँ पर, ठीक है, दोनों की हम बात कर लेंगे। तो जो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट्स, यानी जो दोनों के लिए स्पर्श रेखा हो, ये कितने होंगे, ये होंगे, देखिए ये खींच दीजिए स्पर्श रेखा, तो ये जो स्पर्श रेखा है दोनों के लिए है। यहाँ से खींच दीजिए तो दोनों के लिए ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, और जहाँ टच कर रहा है वहाँ से खींच दीजिए तो ये दोनों के लिए हो जाएगी। तो टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं जब वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, बाह्य रूप से टच करते हैं। वही बात करें एक दूसरे को अंतर रूप से टच करें तो केवल एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। तो चलिए इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक फॉर्मूला ही है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो, ए यूनिट हो, ए यूनिट्स हो, प्लुरल भी बना के बोल सकते हैं, तो उसका विकर्ण होगा, उसका विकर्ण क्या होगा, √3 गुने भुजा, ऑप्शन बी आपका आंसर ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, आर त्रिज्या तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h घन इकाई आयतन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात है, अनुपात पर, चलिए कितना दिया हुआ है भाई, 9:25, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 2 वृत्त है, मान लीजिए एक की त्रिज्या r1 है, दूसरे की r2, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, r1 रेशियो r2 हो जाएगा भाई अनुपात। यही इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल πr², तो πr1 के स्क्वायर हो जाएगा त्रिज्या की जगह। और बात करें किसका,
इसके क्षेत्रफल की, तो पाई आर स्क्वायर R2 के स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब देखिए इसमें क्या होगा, पाई से पाई कैंसल, तो इसका एरिया का जो अनुपात हो गया R के स्क्वायर R1 के स्क्वायर और रेशियो R2 के स्क्वायर हो गया। और इसके त्रिज्या का स्क्वायर नहीं, मतलब इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, स्क्वायर हटा दीजिए तो ये हो गया त्रिज्या का अनुपात, स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसके त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए इसका रूट ले लीजिए, तो क्या निकल जाता है R2 के स्क्वायर R1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये R1, इसका वर्गमूल R2। तो बस इसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 9 का 3 और 25 का 5, ये हो जाएगा आपका इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर कितना देख रहे हैं 83 डिग्री और साइन स्क्वायर 7 डिग्री भाई, इसका वैल्यू कितना होगा। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, एक को कॉस में बदल दीजिए। इसको देखिए साइन स्क्वायर 2 बार है ना, तो साइन 7 डिग्री इंटू 7 डिग्री लिख सकते हैं इसको। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए साइन 7 डिग्री क्या लिखेंगे, 90 में से घटा करके लिख लीजिए, 90 डिग्री है माइनस 83 डिग्री, 7 डिग्री को लिख सकते हैं ना। तो कितना हुआ, साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस कितना हो जाएगा 83 डिग्री, और ये भी कॉस 83 डिग्री क्योंकि 2 बार है, साइन 7 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा 83 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 83 डिग्री और कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस में हो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1B। आगे बढ़ते हैं जरा भाई, आगे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा का। तो स्क्वायर में 3 फार्मूले होते हैं, देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ये तीर है, साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो ये प्लस कॉस स्क्वायर इधर माइनस में कर दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तीर है। इसी को आप लिखें क्या, कॉस स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जल्दी जल्दी कराऊँ भाई, वीडियो लंबी ना हो जाए, लंबी तो होगी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भाई साहब। इसके बाद यहाँ तीर है, धनुष नहीं, तो यहाँ सेक स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो सेक स्क्वायर इस बार इधर ही रहेगा और इधर 1 को इधर ले आइए, ये प्लस में चल जाएगा टेन स्क्वायर, तो बनेगा टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस में जाएगा। यही बात कर लें कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर ले जाइए और 1 को इस तरफ ले आइए, तो क्या बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। तो ये होते हैं स्क्वायर का फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 कोसेक स्क्वायर और माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो बस दोनों में 9 है भाई साहब, 9 कॉमन कर लीजिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 में, तो ये बनेगा आपका 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 थीटा बराबर कितना 120 डिग्री, तो साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, जब इसका डिग्री मालूम होगा तब ना। तो देखिए यहाँ से निकालिए जरा एंगल, थीटा बराबर है कितना हो जाएगा 2 भाग में हो जाएगा तो 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। आगे बढ़ते हैं, 1/√2 ये किसका मान है भाई, ये मान है कॉस 45 डिग्री का, यदि याद हो तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से, देखिए यहाँ बाहर के बिंदु से
कितने स्पर्श रेखा इस पर खींच सकते हैं? 2 ही खींच सकते हैं। ये स्पर्श करने वाली रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा की बात नहीं, तो अनंत हो जाएगा। केवल स्पर्श रेखा यानी वृत्त को जो स्पर्श करती हो, तो 2 हो जाएंगे, केवल 2। चलिए, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं भाई 0,0 होते हैं जी। आगे ये बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में, किस क्वाड्रेंट में है? ये है तृतीय क्वाड्रेंट में, तृतीय पाद में, तृतीय चतुर्थांश में, दोनों माइनस में हो तो। चलिए, आप निकालेंगे एक्सिस पार करके। आगे साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? दोनों को एक ही में चेंज कर लिया जाए। साइन ए को चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे साइन 40 डिग्री को? साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो घटाएंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा, बाई कॉस 50 डिग्री। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह एंगल कितना है? 50 डिग्री, तो 50 डिग्री हो जाएगा। अब आई कॉस 50 देख रहे हैं तो 1 भाग लग करके। आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी 8, 11, 14 और 17 का nवां पद होगा। nवां पद का क्या फार्मूला जानते हैं? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है आपका 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है घटा के निकाल लीजिए। 11 में से 8 3, तो कितना हो जाएगा देखिए ज़रा, 3n माइनस 3, 3n माइनस 3 जब गुना होगा तो, और 8 में से 3 घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 3n प्लस 5 ये होगा आपका nवां पद। बी ऑप्शन सही होगा जी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका एक खंभे की लंबाई दिया हुआ है और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है भाई साहब 1:√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, कितने होंगे? तो उन्नयन कोण की बात की तो उन्नयन कोण में वस्तु होती है ऊपर, ये है आपका सूर्य, और ये आपका क्या है खंभा, और ये इसकी छाया बनेगी, ये छाया। इसी का रेशियो दिया हुआ है कितना 1√3। तो लंबाई कितना है इसका 1, तो इसको 1x मान सकते हैं, इसको √3x अनुपात में है। तो चलिए अब लगा देते हैं यहाँ का एंगल निकालने के लिए। क्या मालूम चल गया? ये tan थीटा लगा देते हैं। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा इसमें लगाते हैं तो क्या बनेगा देखिए, लंब बटा आधार, लंब है x बटा √3x, तो x से x कैंसिल, tan थीटा आपका बनेगा आएगा 1/√3, और 1/√3 क्या होता है tan ही में, ये होता है 30 डिग्री, 1/√3 ये होता है 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यही हुआ उन्नयन का, सूर्य का उन्नयन कोण भाई 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका प्रश्न है बिंदुएं 4,7 और 1,3 के बीच की दूरी निकालना है भाई। बस एक कोऑर्डिनेट का अंतर निकालिए। तो 4 में से 1 घटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस, उसके बाद बाई कोऑर्डिनेट का अंतर निकाल लीजिए। 7 में से 3 घटा कर 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट कितना 25, यानी 5 इकाई आ गया भाई सी। आगे बढ़ते हैं। ये बिंदु मूल बिंदु से दूरी बताना है भाई, कितनी दूरी होगा माइनस है, तो मूल बिंदु से दूरी बस इसका स्क्वायर कर दो बस, क्योंकि 0 में घटेंगे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, घट करके कुछ भी आया स्क्वायर उसका प्लस में, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ही स्क्वायर होगा ना, और माइनस बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन आपका ये सही है सी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है दी गई आकृति में कोण ए ओ बी का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हमें निकालना है कोण ए पी बी, यानी इसका मान निकालना है। हमें टोटल का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। तो ये स्पर्श कर रहा है भाई, ये चतुर्भुज में चलाइए। 2 तरह से बना सकते हैं। एक चतुर्भुज में चले आइए
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ये त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है और ये भी 90 डिग्री। तो हो गया 180 डिग्री, हमें लाना है 360 डिग्री। तो यानी ये तो 180 बना लिया, 180 ये दोनों मिल करके बनाएगा, तो ये है 120 डिग्री। तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ये होगा आपका आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में बिंदुओं वृत्त का केंद्र है भाई, ठीक है, ओ, तथा एंगल जो है ए ओ बी 50 डिग्री। तो हमें एंगल निकालना है ओ ए बी, यानी ये हमें निकालना है एंगल। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ आप दिमाग लगाएं तो दिया हुआ है ये दोनों त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, तो ये दोनों बराबर होता है। और बराबर के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो यदि ये x है तो ये भी x होगा। तो पहले घटा लेते हैं, 180 में घटा लीजिए कितना, तो ये भी x, चलिए चलते हैं फार्मूले से निकाल लीजिए। चलिए यहाँ नहीं, देखिए यहाँ देखिए, तो ये भी x और ये भी x मान लेते हैं क्योंकि दोनों एंगल बराबर होगा। अब प्लस 50 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं भाई। अब 180 में 50 घटा लीजिए तो 130 डिग्री, 130 डिग्री होगा तो 2x यानी 2 से भाग कर दीजिए तो 65 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 65। आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों सिमिलर हैं यानी समरूप हैं। यदि ए बी भुजा 3 सेमी पी क्यू दिया हुआ है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के क्या होते हैं, वर्ग के समानुपाती होता है, यानी समान अनुपात में तो बराबर होता है ये। अब बताइए इसके वर्ग कितना होंगे 9 और इसका 25, यानी 9:25 होगा। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा क्या है, द्विघात समीकरण का मूल है। तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का वैल्यू पूछा है, कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं क्या होता है -b/a। तो -b कितना है, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ घटेगा तो ये प्लस में। चलिए तो 3√3 -b/a, एक है यहाँ कुछ नहीं तो इतना, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा -√3 है भाई। अब बताइए x भाग करेंगे तो क्या ये 3√3 होगा ना। 3√3 में 1√3 घटा दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 2√3। आपका आंसर होगा सी। आगे बढ़ जाते हैं। कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इसका हल होगा, क्या होगा, तीनों जब बराबर हो तो हो जाएगा इसका अनगिनत हल। और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं हो तो क्या होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये बराबर हो चाहे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इक्वेशन और है, एक कंडीशन और है, a1/a2 बराबर b1/b2 हो तो इसका कोई हल नहीं होगा जब बराबर हो तो। तीसरा की बात ही नहीं करो, हाँ तीसरा में क्या, ये बराबर नहीं होनी चाहिए c1/c2। यदि बराबर हो जाएगा ये भी तो फिर तो अनगिनत ही हल हो जाएगा।